The 7 steps that you should have to consider during scope management. First thing is analyze. What to analyze is analyze the project atmosphere, stakeholders, and center of influence. Whenever you are going to talk about scope, you have to think about these things. आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट का एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब किस तरह का प्रोजेक्ट है जो कि आप करने लगे हैं। आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर बेस करता है, इज इट desktop based software, is it online or an application Android based software, it's an iOS based software, which kind of project you are going to do, stakeholders कौन से होने वाले हैं इसके, you should have to know the needs of stakeholders, and if you do not know, then you are not going to complete the scope of the project. एंड सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई टैक्सेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं और मीनवाइल आपको गवर्नमेंट बता देती है कि जनाब टैक्सेस की जो है वो ज़्यादा हो गई है, उसकी वर्कफ्रॉम्स की वैल्यू, या टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं या घटा दिए गए हैं। आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहाँ पर रूल्स इन्फोर्समेंट लाजमी है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो किसी हॉस्पिटल के लिए, और उस हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरी शामिल कर लेनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें बदलती हैं, तो आपको वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए ऑलरेडी, और आपको ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर लेना चाहिए कि अगर हालात इस तरह से बदलेंगे तो ये चीज़ें होंगी उसके ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जैसे रिसेंटली आप सबको पता है कि हम एक पैंडमिक से गुजर रहे हैं, तो इस पैंडमिक से गुजरते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई आ रही हैं, नया नया काम जो है वो इनिशिएट हो रहा है। जैसे एचईसी ने ये एक नया टास्क दिया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हो तो यू शुड हैव टू लर्न, एंड यू शुड हैव टू लर्न एट होम। तो वर्क एट होम का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो इस तरह से होना शुरू हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट के रन टाइम पे चीज़ें कॉन्स्टेंटली स्मूथ चलें, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि गलत हैं, तो उनको केटर करना आपके प्रोजेक्ट के स्कोप का पार्ट होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें गलत हुई, अगर कुछ ख़राब हुआ तो उसको इस तरह से डील किया जाए। नेक्स्ट थिंग इज अलाइन। Align the project scope with the organization's strategic objectives and business challenges. आप जिस भी तरह का प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट है तो किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही, फॉर श्योर किसी इदारे के लिए ही है। तो आपने उस इदारे के ऑब्जेक्टिव को, उसके चैलेंजेस को, वहाँ के स्कोप को, उसके एम को, उस बिजनेस के चार्टर को जहन में रखते हुए प्रोजेक्ट का स्कोप बनाना है। आप किसी भी एक्सवाईज़ेड इदारे के लिए जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको उसी के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना होता है। हाँ, वी नो कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम हम दूसरे इदारों के अंदर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनको रीयूज़ करते हैं, रीयूजेबिलिटी होती है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन वो चीज़ें जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम बदल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये कंस्ट्रेंट्स आपके इस बिजनेस के हवाले से तो ठीक है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बिजनेस के लिहाज से वो नहीं ठीक है, तो यू शुड हैव टू वर्क अपॉन दैट, और आपको अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू बिजनेस आइडियाज ही डील करना होगा। थर्ड थिंग इज डिटर्मिन वेयर टू ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। आपने ये डिसाइड करना है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट बनेगा ये आपके बिजनेस के अंदर कहाँ वैल्यू एडेड बेनिफिट दे के जाएगा। अगर नहीं तो फिर इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जी आप इस पे जो मिलियंस एंड बिलियंस लगा रहे हैं वो आपके कहाँ बेनिफिशियल है, कहाँ वो आपको फ़ायदा देके जा रहे हैं। तो यू शुड हैव टू थिंक अपॉन दैट। स्टडी द प्रोसेस फ्लो बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स। आपको बिजनेस यूनिट्स के दरमियान जो प्रोसेस फ्लो है उसको भी फोकस करना है कि आपने बिजनेस जब चला रहे हैं तो वो किस तरह से चल रहा है, और अगर आप प्रोजेक्ट बना के चलाएंगे तो वो किस तरह से काम करेगा। आप लोगों ने अक्सर जगह पे पढ़ा होगा, इंस्टॉलेशन बहुत सारी तरह की होती है, पैरेलल इंस्टॉलेशन होती है, पाइपलाइन होती है, और बहुत सारी तरह की पायलट इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जी आपका अगर कोई काम, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, प्रोजेक्ट से पहले आपका काम जो था वो मैनुअल चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब आपने उस मैनुअल काम के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड किया है,
आपने चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश की. So when it comes to automation, what things you consider that comes under automation kind of thing? The things that you are going to, that the things that you were dealing by hand, or the things you were dealing manually are converting into computerized kind of things. Like the things that were manual ones are converting into automated kind of things. तो जब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं तो वो किस बुनियाद पे हो रही है? जो मैनुअल था उसी को ऑटोमेट किया जा रहा है. तो दिस इज द थिंग कि आप अपने प्रोसेस फ्लो को स्टडी करते हैं कि वो मैनुअली कैसे था एंड देन उसको किस तरह से ऑटोमेट किया जाएगा, ये चीज़ डिस्कस करें. डेवलप एन एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. आपने एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है ताकि आपके स्कोप को ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेबोरेट किया जाए. डेवलप द प्रोजेक्ट अप्रोच. प्रोजेक्ट किस तरह से बिल्ड होगा ये भी आपको यहाँ पर डिसाइड करना है. एंड फाइनली कोऑर्डिनेट द न्यू प्रोजेक्ट विद द अदर इनिशिएटिव्स ऑलरेडी अंडर वे. आपने जो भी नया प्रोजेक्ट बनाया है उसको आपने कोऑर्डिनेट करवाना है उन तमाम इनिशिएटिव्स के साथ जो कि ऑलरेडी किए जा रहे हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं. आपका प्रोजेक्ट या आपका मॉड्यूल स्टैंड अलोन बुनियादों पर नहीं चल सकता. ये हमेशा दूसरे तीसरे मॉड्यूल्स के साथ मिक्स्ड होकर ही चलता है. तो आपको कोऑर्डिनेशन देनी है अपने मॉड्यूल की बाकी सारे मॉड्यूल्स के साथ ताकि वो कोऑर्डिनेट करके चल सकें और आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली चलाया जाए. Now what is scope definition and the project scope statement? Scope statement should contain at a minimum क्या क्या चीज़ें हैं स्कोप स्टेटमेंट के अंदर. डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सबसे पहली चीज़ कि आपका प्रोजेक्ट करेगा क्या, इसकी डिस्क्रिप्शन, दैट इज ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, जस्टिफिकेशन, आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल. अगली चीज़ जो आपने अपने प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स बनाने हैं उनकी डिटेल. और आखिरी चीज़ जो भी आपने डिलीवरेबल्स बनाने हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट बनानी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उनकी डिटेल. गेटिंग द पॉइंट. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट खुद से करेगा क्या, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एम्बिशन क्या है, उसके गोल क्या है, प्रोजेक्ट क्या चीज़ है. दूसरी चीज़ प्रोजेक्ट के जो डिलीवरेबल्स आपने देने हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी डिटेल्स बतानी है. और आखिरी चीज़ जो डिलीवरेबल्स आपने देने हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो ये डिलीवरेबल्स कंप्लीट करके जाएंगे. तो ये 3 चीज़ें आपने कंसिडर करनी है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर. अगली चीज़ आ जाती है अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट में काम आ सकती है. वो क्या क्या है, प्रोजेक्ट का सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कॉस्ट एस्टिमेट क्या है. मतलब सबसे पहले तो ये देखें कि प्रोजेक्ट खत्म होगा तो किस सक्सेस पे खत्म होगा. आपने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि प्रोजेक्ट के खत्म होने के 2 तरीके, या तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली खत्म हो जाए या प्रोजेक्ट डेटीरियोरेट करता है. मतलब प्रोजेक्ट जो है वो अपनी असल जगह से ही हट गया, अब वो दूसरे रास्ते निकल गया है, टाइम खराब हो गया है, टाइम ज़्यादा लगने लग गया, कॉस्ट ज़्यादा लगने लग गई है. ये वो सारी की सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट को एंड तो करती हैं लेकिन अनसक्सेसफुली एंड करती है. तो सक्सेसफुली एंड करने के लिए आपको सक्सेस क्राइटेरिया पता होना. प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या है, ये वो चीज़ है बेटा जो आपको स्कोप में ऑलरेडी क्लियर हो जाती है. मतलब कि प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है तो इसका मतलब है आपको आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ही क्लियर नहीं है. तो यू शुड हैव टू नो द प्रोजेक्ट बाउंड्री. अगली चीज़ क्या है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा, जब आपको आपका सक्सेस क्राइटेरिया पता चलेगा. अगर आपको यही आइडिया नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या है तो फिर आपका एक्सेप्टेंस का आइडिया नहीं हो सकता. लाइक अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है इन पैरामीटर्स के साथ, तो फिर आपके लिए वही सक्सेस क्राइटेरिया बन जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आप डिग्री करने के लिए आए हैं, एक डिग्री टाइटल लेने के लिए आए हैं. इस डिग्री टाइटल में अकॉर्डिंग टू एचईसी अगर मैं ये एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ तो 2.5 CGPA ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल आपका जो जीपीए है वो 2.5 से ज़्यादा होगा तो डिग्री मिलेगी. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सक्सेस क्राइटेरिया भी है
और यही ऐसी चीज़ है जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी है। लाइक अगर इससे कम है तो ये डिग्री की एक्सेप्टेंस भी नहीं है और ओवरऑल आपका सक्सेस भी नहीं है। तो सक्सेस फैक्टर और एक्सेप्टेंस फैक्टर समाज ये रिलेट करते हैं। देन स्केड्यूल माइलस्टोन्स क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, स्कोप स्टेटमेंट है तो आपके स्केड्यूल माइलस्टोन्स जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए, आपके डिलीवरेबल्स आपको पता होने चाहिए। ये कब पता होगी? जब आपको स्कोप क्लियर हो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या कॉस्ट एस्टिमेट्स क्या है कि आपने कौन से पार्ट के ऊपर कितनी एफर्ट और कितने पैसे लगाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट पार्ट के लिए ये टाइम और ये कॉस्ट नेसेसरी ही लगनी है। अगली चीज़ है आपके पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। As I've already told you what is work breakdown structure, it's written here. A work breakdown structure is a deliverable-oriented grouping of the work involved in a project that defines the total scope of the project. Deliverable-oriented grouping है मतलब कि अगर मैं आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये मेन थिंग है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो अगर आपको आपका मेन मॉड्यूल क्लियर है, उस मेन मॉड्यूल के अंदर से फॉर एग्जांपल 3 या 4 मजीद पाथ निकल रहे हैं, उन 3-4 पाथ के अंदर मजीद 4-5 पाथ निकल रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ हायरार्की दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम many teachers. So a work breakdown structure basically defines the total deliverables or the total task that you are going to do. WBS is a foundation document that provides the basis for planning and managing project schedules, cost, resources, and changes. WBS जो है वो एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आता है, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर होती है एक प्री प्रोजेक्ट स्टेटमेंट और एक होती है प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। तो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट की जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म है वो होती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट का फाउंडेशन बेसिस तैयार करता है। This is the foundation document that provides the basis for planning and managing project schedules, cost, resources and changes. आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया, टोटली माइंड जो है वो ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो बेसिकली आपके पास आपके एक डॉक्यूमेंट, एक फाउंडेशन, एक बेसिस जो है वो आपको आपके प्रोजेक्ट की मिल जाएगी। अगली चीज़ है डीकम्पोजिशन। Decomposition is subdividing project deliverables into smaller pieces. मतलब सबसे पहली चीज क्या हो गई, आपके प्रोजेक्ट का स्कोप। आपके प्रोजेक्ट के स्कोप के बाद अगली चीज आ गई आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या मिल गए? आपके डिलिवरेबल्स। डिलिवरेबल्स जो है दैट कैन फर्दर बी डीकम्पोजेबल। तो आपको क्या मिल जाएंगे? आपके डीकम्पोजिशन। आपके डीकम्पोजिशन का जो सबसे लोअर पार्ट होगा वो होगा वर्क पैकेज। वर्क पैकेजेस एक ऐसा मॉड्यूल होगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे और ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी होगी जो कि आपके पूरे काम को रिप्रेजेंट करेगी। इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकेगा। अब अगर आप इसको बॉटम अप हायरार्की से जोड़ दें तो आपके पास सबसे पहली चीज़ जो बन रही है वो है वर्क पैकेजेस। वर्क पैकेजेस जब इकट्ठे होंगे तो आपके डिलीवरेबल्स बनेंगे, डिलीवरेबल इकट्ठे होंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इकट्ठा होगा तो आपके पास आपकी स्कोप स्टेटमेंट होगी। Work packages is a task at lowest level of WBS. Tasks in a WBS represent work that needs to be done to complete the project, not specification. स्पेसिफिकेशन नहीं है बल्कि ये आपके कंप्लीट टास्क हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। Okay. The project statement, scope statement and project management plan are the primary inputs for creating a WBS. ये बात मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी दफ़ा बता चुकी हूँ कि WBS के इनपुट्स जो है वो आपके प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है और आउटपुट जो है वो WBS है। The output include the WBS itself, the WBS dictionary, a scope baseline, and updates to the project scope statement and scope management plan. आउटपुट में क्या आ रहा है? WBS आ रहा है, WBS डिक्शनरी आ रही है, स्कोप बेसलाइन आ रही है, अपडेट्स आ रही है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट की और स्कोप मैनेजमेंट प्लान की। लेट मी
Give me an example of WBS dictionary.